कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे एक्सटेंड करते हुए समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन को कैसे आप बिल्ड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हेल्प से। इमेजिन करिए आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। अभी मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है। जो नोन है वो ये कि मुझे ये पता है इस स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट है z1 और z2। ये दो नोन पॉइंट्स है जो मुझे पता है इस पर लाई करते हैं। और एक रैंडम वेरिएबल पॉइंट ले रहा हूं मैं z। मैं कुछ ऐसे ले लेता हूँ इसे कि z से जो z1 की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, उसे मैं मान लेता हूँ लेट्स से t, है ना। और मान लो z1 से z2 की डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ 1, तो शैलाई से कि z से जो z1 की डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी t-1। ऐसे रैंडम मैं कुछ बस नंबर्स ले रहा हूँ, है ना। क्यों लिया? बस ऐसा करने से वो इक्वेशन थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड मिलेगी जो हम बनाएंगे। ऑल्दो इसमें कोई बुराई नहीं, आप m/n ले लें, आप λ/1 ले लें, आप कुछ भी ले लें, आपके आंसर में कोई गलती नहीं है। जब तक ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, z1 और z2 फिक्स्ड हैं, z मूव कर रहा है इस तरीके से कि z, z1, z2 कोलिनियर है। और जब तक ये तीनों कोलिनियर है मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन बनती रहेगी। आई होप आप मेरा स्टेटमेंट समझ पा रहे हो। तो इसे स्ट्रेट लाइन बनाने की जद्दोजहद है, अगर मैं इसे समझूं तो मैं क्या लिखूंगा? मैं z के कोऑर्डिनेट्स को कैसे डिस्क्राइब करूंगा? मैं कहूंगा जो z है सर, t जो है रेशियो वाइज अगर मैं बात करूं तो z2 और z के बीच की डिस्टेंस है, तो t मल्टीप्लाई हो जाना है z1 से। चूंकि एक्सटर्नल डिवीजन है इसलिए मैं नेगेटिव साइन लगा रहा हूं। z1 की z से डिस्टेंस t-1 है, तो मैं z2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? t-1 से। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। डिनोमिनेटर में ऑफकोर्स मैं t-1 लिख दूंगा। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है जो यहाँ की या कही या बोली गई। इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो शलाई से डिनोमिनेटर में t-t 0 -1 तो यहाँ कुछ लिखा नहीं है, तो z बेसिकली क्या आ जा रहा है? z आ रहा है t-z1 माइनस, या आप चाहे तो प्लस कर लीजिए 1 - t-z2। इस तरीके से, और आप किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। बस आप ये समझिए कि आप इस कंडीशन को इंश्योर कर लीजिएगा कि z1, z2 और z जो है तीनों कोलिनियर है। अब कोलिनियरिटी के लिए आप कोई भी कंडीशन बना लें, अगर वो मैथमेटिकली सही है तो वो इक्वेशन जो कंडीशन बनेगी वो आपकी स्ट्रेट लाइन पर रिप्रेजेंट करेगी, जिस पर t एक पैरामीटर है। मतलब ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये पैरामेट्रिक फॉर्म लिखी है, अगर आप मेरा स्टेटमेंट समझ रहे हैं तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जो खास बात है वो यही स्टूडेंट्स कि t आपका एक पैरामीटर है और z1 और z2 वो नोन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, मतलब जिनसे मिलकर ये लाइन बनी है। और z आपका लोकस है, मतलब मूव करने वाला वो वेरिएबल पॉइंट। सो आई होप अब आप ये बात डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को पैरामीट्रिकली कैसे लिखा जाता है। मान लो मुझे पैरामीटर इंट्रोड्यूस नहीं करना है, मतलब मैं टी जैसी चीज का झंझट चाहते ही नहीं हूँ, मुझे नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म चाहिए। तो क्या सर कोई तरीका है कि बिना टी को इंट्रोड्यूस करे भी आप एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं? मैं कहूंगा अगर आपने कंसेप्ट को याद रखा है तो कहीं से कहीं तक ये एक मुश्किल बात नहीं है कि आप इसे कैसे सोचें। गौर से सोचिए, z1 और z2 से मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। मैं मान लेता हूँ z1 और z2 तीन पॉइंट्स है। z मेरे लिए वही वेरिएबल पॉइंट है जो मूव कर रहा है, और z1 और z2 दो फिक्स्ड पॉइंट्स है जो मेरे लिए नोन है। डू यू नॉट थिंक z1, z2, z ये तीनों कोलिनियर है? और अगर ये तीनों कोलिनियर हैं मतलब इनसे बनने वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि आई होप आपको याद है इससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया जीरो होगा। ट्रायंगल का एरिया आई होप 1/4 टाइम्स कुछ कुछ होता है, वो 1/4 तो जीरो हो जाना है उस तरफ जाकर। तो मैं इसे लिख सकता हूँ z z बार और 1, फिर लिख सकता हूँ मैं z1 बार और 1, और फिर मैं लिख सकता हूँ z2 और z2 बार और 1। याद करिए इसका डिटर्मिनेंट का मॉड लेकर आप इसका 1/4 टाइम्स लिखकर उससे डिस्क्राइब करते थे कि ये ट्रायंगल का एरिया है। चूंकि यहाँ ट्रायंगल बना ही नहीं इसलिए एरिया कितना हो जाना है स्टूडेंट्स? जीरो। इफ यू विश टू सिंप्लीफाई इट फर्दर, बड़ा ही आसान सा तरीका होगा, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपांड कर दीजिए। आई थिंक आप अपना आंसर अटेन कर लेंगे। जैसे अगर फर्स्ट रो के अलोंग में एक्सपांड करूं, बताओ क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? मुझे मिलेगा z टाइम्स, देखो जरा गौर से, z1 बार माइनस z2 बार। आई होप यू ऑल कैन नोटिस इट वेरी क्लियरली। आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से मिलना है, z1 बार माइनस z2 बार। तो मैं इसे लिख देता हूँ z1 बार माइनस z2 बार, देन z बार टाइम्स, ऑफ कोर्स इसके आगे नेगेटिव साइन लगेगा, z1 माइनस z2। आई होप ये बात आप नोटिस कर रहे हैं। सो दिस इज z1 माइनस z2। फिर आप लिखेंगे प्लस दिस 1 टाइम्स कितना स्टूडेंट्स? z1 z2 बार z2 z1 बार। तो यहाँ लिखूंगा मैं z1 z2 बार माइनस z2 z1 बार, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? जीरो। अब यहाँ कोई पैरामीटर नहीं है, प्योरली आपके पास z है और बाकी z1 और z2 तो नोन है।
तो उनके कॉन्जुगेट भी नोन होंगे। सो इस तरीके से भी आप इसे फिगर आउट कर सकते हैं। इसे क्रिएट करने का मतलब यही इक्वेशन क्रिएट करने का एक और मेथड मैं आपको जरूर बता देता हूँ, ताकि इनकेस आप तरीके भूल रहे हो, आपके पास मल्टीपल थॉट्स हों इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने के, जो आपके स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इसका एक और तरीका हो सकता है, तो आप ऐसा नहीं सोचते हैं क्या कि मान लो आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, राइट। 3 में से 2 तो नोन है आपके लिए, जैसे कि मान लो ये Z2 है, ये मान लो Z1 है, और ये मैंने मान लिया Z है ना। अब आप एक बात बताओ कि आपको ऐसा नहीं लगता, कॉमन सेंस भरी बात है, कि Z1 Z को अगर मैं एक वेक्टर की तरह ट्रीट करूं, बड़े गौर से देखिएगा, इफ आई ट्रीट Z1 Z एज अ वेक्टर, आई होप आप सुन रहे हैं, तो इससे अगर आप 180 डिग्री से रोटेट करें तो आपको Z2 Z1 मिलेगा, या फिर कहीं कहीं 0 डिग्री वाला भी केस बन सकता है। तो मैंने Z1 Z2 डिसाइड किया, अगर Z आपका उस तरफ आ जाता तो एंगल 0 डिग्री होता। तो मैं ये कह रहा हूं कि ध्यान से सुनिएगा, आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट किया Z2 माइनस Z1, ये क्रिएट हुआ Z1 सॉरी Z माइनस Z1 के रोटेशन से, और इसे आपने कितने डिग्री से रोटेट किया, इसे आपने रोटेट किया है 180 डिग्री से। तो शलाई से कॉमन सेंस भरी बात है, आप इसे क्या लिखेंगे, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z1 का मॉड टाइम्स e टू द पावर आयोटा। अब ये या तो 0 होगा या पाए, ये दोनों ही बातें आपको सेम रिजल्ट देंगी, कोशिश करिए समझने की, क्योंकि साइन 0 हो या साइन पाए, ये दोनों केस में 0 हो जाएगा, और कॉस 0 होगा 1 और कॉस पाई हो जाएगा -1। सो आप एक बार 0 लेके देख लीजिए, एक बार पाई लेकर देख लीजिए। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। आपके पास इक्वेशंस मिलेंगी, और वो जो इक्वेशंस होंगी वो भी आपके इस स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन होंगी, जो Z1 Z2 और Z से मिलकर बनता है। दूसरी बात, दूसरा थॉट जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि भूल जाओ ये कुछ इतना लिखा हुआ है। क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने RHS को हटाकर LHS में लिखा है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो या तो 0 होगा या पाई होगा, क्योंकि आप समझो इस बात को, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट हमेशा 0 या पाई ही होगा। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 या पाई है, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली रियल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है, तो क्या आप उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज जानते हैं। कभी भी आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल मिले, आप याद करो, अगर z के कॉन्जुगेट के इक्वल है, तो ये कब होगा, ये तभी होगा जो उसमें कोई इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। आप सोच के देखो ऐसा क्यों होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि अगर आपने कहा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, तो ये तभी पॉसिबल है जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के इक्वल है, यानी Z2 माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z1 के कॉन्जुगेट के इक्वल है। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा। तो ये मल्टीपल वेज हैं स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस को सोचने को लेकर कि आप किन किन तरीकों से इसे बना सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट वेरी क्लियरली। ऑलवेज रिमेंबर, पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, एक छोटी सी लर्निंग मैं आपको देना चाह रहा हूँ। इस लर्निंग को याद रखिएगा, आपको कभी ना कभी ये काम आनी ही है। मान लो एक छोटा सा रिमार्क मैं आपको दे रहा हूँ, ये एक लर्निंग है जिसे याद रखने की कोशिश करिएगा कि अगर आपके पास Z1 Z2 और Z3 तीन पॉइंट्स दे दिए गए हैं, दे आर टोल्ड दैट दे आर कोलीनियर। मुझे बोला जा रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलीनियर है, तो मैं क्या करूंगा, हमेशा मैं कहूंगा सर Z1 बार और 1, Z2 बार और 1, एंड इवन Z3 बार और 1। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैं हमेशा कितनी कहूंगा, 0। या फिर इसी बात को स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आप ऐसे भी कह सकते हैं, समेशन ऑफ Z1 बार टाइम्स Z2 माइनस Z3, ये हमेशा 0 होगा। मतलब आप समझ रहे हैं, समेशन Z1 बार टाइम्स Z2 माइनस Z3, मतलब एक बार ये लिखेंगे आप Z1 बार Z2 माइनस Z3, फिर लिखेंगे प्लस Z2 बार Z3 माइनस Z1, फिर लिखेंगे आप प्लस Z3 बार Z1 माइनस Z2। तो इन तीनों का जो ये सम है ये 0 होगा, तब भी ये तीनों पॉइंट्स कोलीनियर होंगे। तो कुछ क्रूशियल सी लर्निंग्स हैं जो इन बिटवीन हम डिस्कस करते हैं, जिनके थ्रू आप अपने कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। अब मैं अगर दोबारा इस बात को एक्सप्लेन करूं कि ये जो बात हमने यहाँ डिस्कस की थी, इस बात का क्या फायदा है, मतलब इसको लिखने से या इसको इतना बड़ा लिखने के बजाय क्या कोई और ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है। मेरा कहना है बिल्कुल होगा। आप सोचो, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर में जनरल फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन की। तो देखो, इससे अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, है ना, मतलब थोड़ा सा इसे और अंदर पुश करें हम चीजों को, तो मुझे क्या क्या मिलेगा जरा वो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक तो आपको चीज दिख रही है कि Z जो है वो Z1 बार Z2 बार से मल्टीप्लाई हो रहा है ना।
यहाँ Z1 बार भी यहाँ इनके साथ हो रहा है, इसे भी अलग रखते हैं। अगर मैं यहाँ इस 1 को एक्सपांड कर दूं तो मैं लिख रहा हूँ Z टाइम्स Z1 बार माइनस Z2 बार, ये तो लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है माइनस Z बार, इसे आप लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2। ये जो 1 है इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार। यह हमारे पास एक इक्वेशन आई है। अब क्या, हम कह रहे हैं काम करो, आप पूरी इस इक्वेशन को जो हमने पाई है इसे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। सर ऐसा क्यों? बस पेशेंस के साथ मेरी बात को आप एक्सेप्ट करिए और कोशिश करिए कि चलिए मान लिया आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा। तो देखिएगा जरा आयोटा से अगर आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो जैसे ही आयोटा से मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, जरा उस बारे में बात करते हैं। देखो आयोटा से जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इस टर्म को पहले लिख रहा हूँ, आई होप आई कैन डू दैट। तो मैंने लिखा माइनस आयोटा जेड बार टाइम्स Z1 माइनस Z2। बड़े गौर से देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग सी बातें हम करेंगे। प्लस आयोटा टाइम्स Z, और ये जो लिखा है Z1 माइनस Z2, इस पूरे पर एक कॉमन बार लगा सकता हूँ। प्लस यहां जब आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो आयोटा को मैं बाहर रखते हुए कैसे से लिख सकता हूँ, आयोटा टाइम्स Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार। आई होप ये बात आपको समझ आई। सर इससे फायदा क्या हुआ, मतलब आपने क्या अटेन किया, इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है, इससे क्या फायदा हो रहा है, जरा इस बारे में बात करिए। मेरा कहना है एक एक करके पेशेंस के साथ एक चीज देखिएगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये जो Z1 बार, सॉरी ये जो आपके पास ये टर्म लिखी हुई है Z1 टाइम्स Z2 बार माइनस Z1 बार टाइम्स Z2, इसे आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा है। डू यू नॉट थिंक दिस इज नथिंग बट ये जो अंदर लिखा हुआ एक्सप्रेशन है, आयोटा तो आयोटा है यहाँ पर, ये 2 टाइम्स आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार है, अगर आप याद कर पा रहे हैं तो। यहाँ पे ये जो लिखा है इसे तो लिखा रहने दीजिए, आयोटा टाइम्स Z टाइम्स Z1 माइनस Z2 होल बार, और यहाँ जो लिखा है इसे भी लिखा रहने दीजिए, आयोटा टाइम्स Z बार टाइम्स Z1 माइनस Z2। अगर अब आप चीजें देख पा रहे हैं तो आपको काफी सारी क्रूशियल लर्निंग्स और चीजें दिखेंगी अगर आप गौर करें तो। एक छोटी सी स्टेप और परफॉर्म कर लीजिए, आपको सीधे सीधे सारी चीजें नजर आ जाएंगी। गौर से देखें, आयोटा इंटू आयोटा, आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है, आयोटा इंटू आयोटा इज क्लियरली -1, सो ये बेसिकली बन जाएगा -2। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस। यहाँ पर एक छोटा सा काम, अब आप चीजें थोड़ी सी एज्यूम कर लीजिए। कैसी एज्यूम कर लीजिए, ये जो Z1 माइनस Z2 है ना स्टूडेंट्स, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस लिखा हुआ था, रियली सॉरी, तो ये माइनस आयोटा टाइम्स Z1 माइनस ये जो लिखा हुआ है Z2, लेट्स एज्यूम इट टू बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर A, है ना। और ये जो लिखा हुआ है -2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, इसे मैं मान लेता हूं B। तो क्या फायदा हो रहा है सर, तो अब देखिए आप कितना बेहतरीन सा रिजल्ट बनेगा। ये हो जा रहा है AZ बार, कैन आई से दैट, ये क्या हो जा रहा है स्टूडेंट्स, ये हो जा रहा है AZ बार। ये क्या हो जा रहा है, आई होप आपको दिख रहा है, ये हो जा रहा है A बार Z। मैं अगर दोबारा लिख दूं तो ये बार के कारण ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा A बार Z। सो दिस इज A बार Z, और ये जो नेगेटिव वाला एक्सप्रेशन है इसे हमने लिखा है B। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन बनकर आई है, ये इक्वेशन भी एक स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन है बट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। आई होप आपको दिख रहा है, यहाँ पर A जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, A बार भी ऑफकोर्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, Z और Z बार तो आपके वेरिएबल हैं ही, और B जो है वो आपका एक प्योरली रियल नंबर है। सो आई होप आप मेरी बातें समझ पाए कि कैसे आप एक जनरल फॉर्म, एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन की, इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करके। मतलब अगर कभी भी ऐसा कुछ मिले आपको कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है उसके साथ Z बार मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके कॉन्जुगेट के साथ उस Z बार का Z मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर एक रियल नंबर ऐड हो रहा है, तो ये इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ये बात आप हमेशा याद रख सकते हैं ना। इससे और क्या क्या कंक्लूजन, इससे आप ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होगी। अब स्लोप को कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 मायनों से देखा जाता है। इसका एक मायना, एक मीनिंग ये होता है कि आपके पास एक तो निकल कर आती है कॉम्प्लेक्स स्लोप। स्लोप को 2 पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, एक स्लोप तो होती है कॉम्प्लेक्स स्लोप, और एक आपकी ऑर्डिनरी रेगुलर स्लोप जो आप नॉर्मल स्लोप कहते हैं, यानी स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो 2 बातें मैं कहना चाह रहा हूं, एक है कॉम्प्लेक्स स्लोप और एक है स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो जब कॉम्प्लेक्स स्लोप की बात आती है तो कॉम्प्लेक्स स्लोप जब आप निकालते हैं तो उसको निकालने का तरीका बेहद सिंपल है कि आप इसे कुछ इस तरीके से सोचते हैं कि मान लो Z1 और Z2 2 पॉइंट्स है जो इस स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं,
और जब आप Z1 और Z2 को इस इक्वेशन से सेटिस्फाई करवाते हैं जो हमने यहाँ लिख रखी है, तो आपके पास दो इक्वेशंस बनती है और उन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको y2 y1 x2 x1 मिलते हैं टेक्निकली, और उनका जब आप डिफरेंस लेते हैं तो जो फाइनली स्लोप आती है वो कुछ इस तरीके से आती है, माइनस ऑफ a अपॉन a का कॉन्जुगेट। ये आपकी होती है कॉम्प्लेक्स स्लोप इस स्ट्रेट लाइन की। इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ क्या स्टूडेंट्स, z बार डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ z। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। जो मैंने यहाँ लिखा है नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ z बार क्या है, ये a है, और कोफिशिएंट ऑफ z क्या है स्टूडेंट्स, वो है a बार। तो माइनस ऑफ a अपॉन a बार, दैट्स योर कॉम्प्लेक्स स्लोप। जब मैं नॉर्मल स्लोप की बात कर रहा हूँ कि बस मुझे स्लोप चाहिए, जो एक्चुअली आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, आई होप आप समझ रहे हैं दोनों का डिफरेंस। एक होती है टर्म कॉम्प्लेक्स स्लोप और एक होती है नॉर्मल ऑर्डिनरी स्लोप। तो जब आप स्लोप की बात करते हैं इसी स्ट्रेट लाइन के लिए, इसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के परस्पेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ, सो दैट इज गिवन बाय, ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिव ऑफ रियल पार्ट ऑफ ए divided by imaginary part of A. I hope you are able to digest this statement. अगर ये बात नहीं समझ आई तो मैं एक और तरीके से आपको लिखने की कोशिश करता हूं। इसी को आप लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, रियल पार्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ, आई होप आपको दिख रहा है, z बार डिवाइडेड बाय क्या स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स नेगेटिव साइन तो लगाना ही है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ z बार। आई होप ये लाइन आपको क्लैरिटी के साथ समझ आई कि चाहे आप ऐसे निकालें ऐसे, ये एक ही बात है। तो इस तरीके से आप एक स्ट्रेट लाइन जनरल फॉर्म में लिखी गई है उसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप और एक नॉर्मल स्लोप बता सकते हैं ना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर आपसे कोई कहे कि दो आपके पास स्ट्रेट लाइंस हैं, है ना, जैसे जनरल फॉर्म में दी गई हैं, और जनरल फॉर्म में देने के बाद उनकी स्लोप्स आपने निकाली, वो है अल्फा 1 और अल्फा 2। अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या है स्टूडेंट्स, दे आर दी कॉम्प्लेक्स स्लोप्स ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स स्लोप्स। आई होप ये टर्म आपको कंफ्यूज नहीं कर रही है। तो दो स्ट्रेट लाइंस के अगर कॉम्प्लेक्स स्लोप्स अल्फा 1 और अल्फा 2 है, तो अगर उन लाइंस को मैं L1 और L2 से डिनोट करूं तो ये लाइंस परपेंडिकुलर होंगी अगर आपके जो अल्फा 1 है और अल्फा 2 है इनका सम 0 होगा। मैं प्रूव भी करूंगा इस बात को, पर अभी मान लीजिए ऐसा होता है। और ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, मतलब L1 और L2 दोनों एक दूसरे पर पैरेलल होंगी अगर आपकी इन दोनों की कॉम्प्लेक्स स्लोप्स इक्वल आती हैं। तो देखिए दोनों बातें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली ये कहानी आई कैसे। तो आप याद करो, आपकी स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन क्या थी स्ट्रेट लाइन की, है ना, पूरी कहानी का पूरा नैरेटिव मैं आपको समझाता हूं। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो थी आपके पास a बार z प्लस a z बार प्लस b इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज कि इन स्ट्रेट लाइंस पर, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पर दो पॉइंट्स लाई करते हैं z1 और z2। सो z1 एंड z2 आर लाइंग ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। सो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं यानी इन दोनों को इसमें सेटिस्फाई करूं तो मुझे एक तो मिलेगा a बार z1 प्लस a z1 बार प्लस b इज इक्वल टू 0, और z2 भी इसे सेटिस्फाई करेगा तो वो मिलेगा a बार z2 प्लस a z2 बार प्लस b इज इक्वल टू 0। अब एक छोटा सा काम करते हैं, मैं अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कंक्लूजन निकालूं, मतलब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट दिख रहा होगा, a बार कॉमन आ जाएगा, यहां दिखेगा z1 माइनस ऑफ कोर्स कितना स्टूडेंट्स z2, यहाँ पर आपका a कॉमन आ जाएगा और यहाँ मिलेगा आपको z1 बार माइनस z2 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ से अपना फाइनल कंक्लूजन देना चाहें तो जो फाइनल कंक्लूजन होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, बड़े गौर से देखिएगा, यही सबसे क्रूशियल पार्ट है। ये जो माइनस a अपॉन a बार आ रहा है आप कैसे निकाल रहे हो, इस पार्ट को उधर ले जाओ RHS में, तो देखो क्या मिलेगा फाइनली, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, माइनस a अपॉन जो a बार बनेगा वो कंक्लूजन होगा z1 माइनस z2 अपॉन z1 बार माइनस z2 बार। ये जो निकल कर आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये जो आपको दिख रहा होगा यही हमने निकाला था, अगर आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स। अब अगर कॉम्प्लेक्स स्लोप का कंसेप्ट समझ आया तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि दो लाइंस एक दूसरे पर
कब परपेंडिकुलर है और कब पैरेलल है। सिंपल सी बात है। अगर कॉम्प्लेक्स स्लोप आपने समझी तो कैसे समझी स्टूडेंट्स, एक लाइन है जिसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप अल्फा 1 है और एक लाइन है जिसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप अल्फा 2 है। ये लाइन जिसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप अल्फा 1 है शलाई से, उस पर लाई करने वाले पॉइंट्स है z1 और z2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, z1 माइनस z2 अपॉन z1 बार माइनस z2 बार। वो लाइन जिसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप अल्फा 2 है, मान लो उस पर 2 पॉइंट्स है z3 और z4, तो उसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप को मैं लिखूंगा z3 माइनस z4 अपॉन z3 बार माइनस z4 बार। आई होप ये बात आपको समझ आई। अब दोनों कंडीशंस पर बात करते हैं। मान लो पहला केस जब लाइंस परपेंडिकुलर है ना, सो फर्स्ट केस व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, यानी L1 और L2 आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। नाउ इन दैट केस शैलाई से आपको क्या मिलेगा, जब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो कॉमन सेंस क्या कहता है, कॉमन सेंस ये कहता है सर एक लाइन ऐसी होगी है ना, और दूसरी लाइन कुछ ऐसी होगी जो मुझे इस तरीके से दिख रही होगी। अब अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो एक लाइन पर कौन लाई कर रहे हैं, एक लाइन पर लाई कर रहे हैं z1 और z2, दूसरी लाइन पर कौन लाई कर रहे हैं, दूसरी लाइन पर z3 और z4। तो z3 और z4 और z1 और z2 के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो ऐसा कह सकता हूं क्या कि z1 माइनस z2 अपॉन, आई होप आप सुन रहे हैं, z1 माइनस z2 अपॉन, अगर मैं इसे z3 माइनस z4 से रोटेट करके लाऊं तो ये होगा मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z4 टाइम्स e टू द पावर आयोटा, या तो पाई बाय 4 लिखने या माइनस सॉरी पाई बाय 2 लिखने या माइनस पाई बाय 2 लिखने, एक ही बात है। तो अगर मैं लिख लूं आयोटा टाइम्स पाई बाय 2 तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आया। पर इससे क्या फायदा हो रहा है सर, इससे एक छोटा सा काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो जैसे ही मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो क्या मिलेगा वो देखो, जब इस तरफ स्क्वायर करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा और ये कुछ यहाँ पर स्क्वायर मिलेगा। अब आप देखो गौर से क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो मॉड्यूलस में लिखा है ये तो लिखा ही है क्या स्टूडेंट, z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z4 होल स्क्वायर, और e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 को आप e टू द पावर आयोटा पाई लिख सकते हैं। आप क्या समझ रहे हो इससे, क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि थोड़ी चीजें अगर सिंप्लीफाई की जाए, जैसे एक छोटा सा काम मैं ये कर लूं कि ये जो लिखा है z1 माइनस z2, आई एम रियली सॉरी, ये जो लिखा हुआ है z1 माइनस z2 का मॉड का स्क्वायर उसे यहाँ ले आऊं, और z3 माइनस z4 का स्क्वायर है उसे मैं यहाँ ले जाऊं और चीजें एक बार और रिस्ट्रक्चर करके लिखूं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि टेक्निकली ये कुछ इस तरीके से, बाय द वे इसमें e टू द पावर आयोटा पाई की वैल्यू भी मैं -1 रख दूं तो आप ये पाएंगे, बड़े गौर से देखिएगा, कंक्लूजन आपके सामने आने वाला है, बट फिर भी आपको यकीन नहीं होता तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ लिखा है z1 माइनस z2 का क्या स्क्वायर, इसके डिवीजन में मैं ला रहा हूँ मॉड z1 माइनस z2 का स्क्वायर। यहाँ पर ये जो z3 माइनस z4 का स्क्वायर है इसे मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देता हूँ, और इसके डिवीजन में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, इसके डिवीजन में आ रहा है मॉड z3 माइनस z4 का स्क्वायर, और e टू द पावर आयोटा पाई, आई होप अब आपको याद हो चुका है क्लियरली, -1 होता है। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग दिस, अरे भाई गौर से देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर z के मॉड के स्क्वायर को क्या आप z बार नहीं लिखते हैं, बस यही तो बात मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर जब लिखा गया है z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर में तो है z1 माइनस, अच्छा उल्टा भी लिख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं इसे ऐसे ही लिखता हूँ। तो न्यूमरेटर में तो इसका स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में z1 माइनस z2 आ जाएगा और इसी का कॉन्जुगेट आ जाएगा। क्या आप सुन रहे हो मेरी बातें, इस तरफ नेगेटिव साइन तो आना ही है और z3 माइनस z4 का स्क्वायर आ जाना है, और डिनोमिनेटर में क्लियरली z3 माइनस z4 टाइम्स z3 कॉन्जुगेट माइनस z4 कॉन्जुगेट आ जाना है। एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस फर्दर व्हाट डू यू गेट, आप देख पा रहे हैं इससे ये एक फैक्टर कैंसिल, यहाँ इससे ये एक फैक्टर कैंसिल, सो इवेंचुअली जो मुझे मिलता है वो LHS में मिलता है z1 माइनस z2 अपॉन z1 बार माइनस z2 बार, और RHS में मिलता है नेगेटिव ऑफ z3 माइनस z4 डिवाइडेड बाय z3 बार माइनस z4 बार। और अब आप याद करिए LHS में जो लिखा है वो अल्फा 1 ही है और RHS में जो लिखा है वो अल्फा 2 ही है, यानी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कितना होगा, 0। ये कौन सी कंडीशन है स्टूडेंट्स, जब दो लाइंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर, तो L1 की कॉम्प्लेक्स स्लोप अगर अल्फा 1 है और L2 की कॉम्प्लेक्स स्लोप अगर अल्फा 2 है तो इनका सम डेफिनेटली 0 आता है। दैट्स द लर्निंग नंबर 1। नाउ हमने एक और लर्निंग डिस्कस की थी कि क्या
इन दोनों की स्लोप्स, कॉम्प्लेक्स स्लोप्स की बात कर रहा हूँ, ये पैरेलल होंगी तो क्या इक्वल होंगी? वही बात दोबारा सेम लॉजिक में डायरेक्ट अब डिराइव कर रहा हूँ। z1 माइनस z2 अपॉन मॉड z1 माइनस z2 शुड बी इक्वल टू z3 माइनस z4 अपॉन मॉड z3 माइनस z4। पर इस बार e टू द पावर आयोटा थीटा में मैं थीटा की जगह जीरो रखूंगा क्योंकि ये पैरेलल है, तो इनके बीच का एंगल ऑफ कोर्स जीरो होगा। तो e टू द पावर आयोटा जीरो इज क्लियरली जीरो, सॉरी वन। तो यहाँ पर जो बचेगा वो बस इस तरीके से आप सोच लीजिए। ऑफ कोर्स स्क्वायर तो आप कर ही रहे थे, तो यहाँ पर ये जो है इसका स्क्वायर लिखा होगा, इसका भी स्क्वायर लिखा होगा, इसका भी स्क्वायर लिखा होगा, इसका भी स्क्वायर लिखा होगा, राइट। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अब शायद मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। z1 माइनस z2 अपॉन z1 बार माइनस z2 बार मिल जाना है, और इस तरफ z3 माइनस z4 अपॉन z3 बार माइनस z4 बार मिल जाना है, यानी अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2, विच मीन्स अगर लाइंस L1 और L2 आर पैरेलल, इन दैट केस उनकी कॉम्प्लेक्स स्लोप्स विल बी equal. So these are two very major, very crucial conclusions which you all should remember. This is what I believe. Now, इसी बात को अगर मैं कंक्लूजन दूं, इसी बात का एक फाइनल आपको एप्लीकेशन समझाऊं, तो आपको कैसे इसे याद रखना है। जैसे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन देता हूं आपको, a बार z प्लस a z बार प्लस b, we all understand and know that this is representing a straight line. Now what if I were to ask you कि आप इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए, तो इसी के पैरेलल अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन लिखनी है तो मैं इसे लिखूंगा a बार z प्लस a z बार, बस b की जगह आई विल बी डीलिंग विद अ डिफरेंट कांस्टेंट ओवर हियर, जहां पर याद रखिएगा दिस लैम्डा, ऑलवेज रिमेंबर दिस लैम्डा शुड बी अ रियल नंबर, माइंड यू एवरीवन। तो ऑफ कोर्स आपकी ये दोनों लाइंस कैसी होंगी? हमेशा पैरेलल। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? सिमिलरली अगर मैं आपको परपेंडिकुलरिटी को लेकर रिलेशन बनाऊं, तो अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन वही दोबारा a बार z प्लस a z बार प्लस b इज इक्वल टू जीरो है, तो कोई स्ट्रेट लाइन जो इस पर परपेंडिकुलर है, उसकी इक्वेशन कॉमन सेंस से आप सोचिए वही रह जानी है a बार z, लेकिन यहाँ जो होगा वो होगा माइनस a z बार, याद करिए क्योंकि दोनों की स्लोप्स का सम जीरो होता है, प्लस आयोटा टाइम्स लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, और दोबारा वही बात, लैम्डा जो है इट शुड बी अ रियल नंबर। सो इस तरीके से, एंड ऑफ कोर्स आयोटा आई नीड नॉट टेल यू, आयोटा तो जो है वो आपका हमेशा अभी फिलहाल इस चैप्टर में -1 का स्क्वायर रूट ही है। तो इस तरीके से आप दो चीजें लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं कि अगर मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए और उससे किसी स्ट्रेट लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी जाए, तो वो कैसे निकालेंगे। आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है कुछ इस तरीके से मान लीजिए, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ कहीं, है ना। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कह लेता हूँ p, इसका एफिक्स है z1। स्ट्रेट लाइन में जनरल फॉर्म में ही लिखूंगा ताकि हम इसे शॉर्टर फॉर्म में लिख पाए, बार बार इसका पूरा वर्जन के, तो हम यही प्रेफर करेंगे a बार z प्लस a z बार प्लस b इज इक्वल टू जीरो। अब ये p पॉइंट्स अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ अपनी इस स्ट्रेट लाइन पर, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को निकालने का भी फॉर्मूला है। कोऑर्डिनेट में अपना एक फॉर्मूला है, यहाँ भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आप इस z1 ऑफ x को स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में पास कर दीजिए। सो दिस इज a बार z1 प्लस a z1 बार प्लस b, ऑफ कोर्स इसका आप लेंगे मॉड, इस मॉड को डिवाइड करेंगे आप 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ a से, दिस रिप्रेजेंट्स दिस डिस्टेंस। सो अगर किसी लाइन की किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बड़ा ही सीधा साधा सा प्रूफ है। आप कैसे सोचते हैं, मतलब ये कैसे आया है सर और ये क्यों है, तो जरा इस बात पर विचार कर लेते हैं। दोबारा शांति से सोचिए। मैं मान लेता हूँ z1 आपका तो ये पॉइंट था, z1 का जो फीट है उसको मैं थोड़ी देर कह लेता हूँ m, और उस फीट के fx को मैं कहता हूँ z2। आई होप यू ऑल आर एग्रीइंग विद दिस। मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि जो z2 पॉइंट है ये आपकी इस स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है, इट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन देन। सो शैल आई से a बार z2 प्लस a z2 बार प्लस b वुड बी जीरो। आई होप यू ऑल आर एग्रीइंग विद दिस। अब मेरा आपसे ये कहना है, अगर ये इक्वेशन मैं ऐसे लिख पा रहा हूँ तो मुझे एक बात और पता है। क्या पता है स्टूडेंट्स? कि जो pm है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन आपकी इस स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर है। आई होप यू ऑल मस्ट एग्री विद दिस। अगर ऐसा है तो दोनों लाइंस की, आई रिपीट, दोनों लाइंस की जो कॉम्प्लेक्स स्लोप होगी, क्या वो
उनका सम जो होगा वो 0 होगा। आई होप यू मस्ट रिमेंबर, मैं इस लाइन की कॉम्प्लेक्स स्लोप निकाल लूँ, लेट मी कॉल इट अल्फा, इस लाइन की कॉम्प्लेक्स स्लोप निकाल लूँ, लेट मी कॉल इट अल्फा 2। तो डू यू नॉट थिंक चूंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनकी कॉम्प्लेक्स स्लोप्स का सम वुड बी 0। आई होप यू ऑल मस्ट एग्री विद दिस। इन दैट केस जरा बताएं, अगर पीएम लाइन की मुझे स्लोप निकालनी है तो पीएम लाइन की स्लोप क्या होगी? अरे भाई Z1 और Z2 दिए हैं, तो Z1 और Z2 का डिफरेंस और Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट्स का डिफरेंस। आई होप यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड इट। तो ये तो आ जाता है, मान लीजिए आपका अल्फा 1। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अल्फा 2? अरे भाई अल्फा 2 तो और सीधा सीधा लिखा ही है ना, हमने डिस्कस किया था। अगर ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप आप कैसे लिखते हैं? आप पहले लिखते हैं नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ, आई होप यू मस्ट हैव बीन एबल टू रिकॉल, ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल z बार, याद आ रहा है, डिवाइडेड बाय क्या स्टूडेंट्स? डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ z। आई होप ये लर्निंग आपको याद है जो हमने डिस्कस की है। नाउ बाय यूजिंग दैट लॉजिक बताएं जरा यहाँ पर स्लोप कितनी आएगी? कोएफिशिएंट ऑफ z बार a है, सो नेगेटिव ऑफ a डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ z, कोएफिशिएंट ऑफ z है a बार, so this is a bar and this sum would be equal to 0. I hope you are very much comfortable with what I have written so far. Now when you do so, what result do you get finally? एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। So what I'll be doing is एलसीएम लेने वाला बेसिकली मैं काम कर रहा हूँ। so एलसीएम जब आप लेंगे तो what do you get? टेक्निकली आप a बार को z1 से मल्टीप्लाई करेंगे, so this is a बार z1 minus that will be a बार z2 then minus a z1 बार प्लस a z2 बार, है ना, डिवाइडेड बाय जो भी आपका एलसीएम आएगा शेलाई से वो आरएचएस में जाकर 0 हो जाना है। तो इस तरीके से मुझे रिजल्ट मिल रहा होगा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? नाउ अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आऊं और चीजें रिस्ट्रक्चर करके लिखने की कोशिश करूँ, व्हाट डू आई मीन बाय रिस्ट्रक्चरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन? लुक एट दिस वेरी क्लोजली। देखो मैं लिखता हूँ a बार z1 को यहीं, और आपका जो बाकी चीजें हैं उन्हें मैं कर देता हूँ राइट हैंड साइड शिफ्ट, है ना, बाकी सारी चीजें मैं कर देता हूँ राइट हैंड साइड शिफ्ट। सिर्फ a z2 बार को छोड़ के इवन a z2 बार को भी हम उस तरफ लेकर जाते हैं, सारी चीजें मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देता हूँ। इससे क्या फायदा है, नुकसान होगा, समझिएगा। मान लीजिए मैंने सारी चीजें राइट हैंड साइड शिफ्ट की, तो a बार z2 प्लस ये जो लिखा है a z1 बार, इसे हम यहीं रखते हैं। तो शलाई से मैं a z1 बार को यहीं रखता हूँ। अब देखो यहाँ नेगेटिव साइन है, तो कुछ मत करो, एक काम करो, इसे राइट हैंड साइड शिफ्ट किया तो मैंने यहाँ लिख दिया है। कुछ रीजंस हैं जो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, बस आप थोड़ा पेशेंस के साथ चीजें देखिएगा। अब आपके पास क्या क्या बच रहा है, देखो मैं a बार z1 यूज कर चुका हूँ, मैं a बार z2 यूज कर चुका हूँ, मैं a z1 बार यूज कर चुका हूँ, और a z2 बार को भी मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा क्यों किया, बस इस पेशेंस के साथ इस चीज को समझिएगा। सो दिस इज a z2 बार। नाउ आई एम गोइंग टू डू टू थिंग्स। मैं दोनों तरफ अपनी इक्वेशन को फॉर्म करने की कोशिश करूंगा, अदर एटलीस्ट लेफ्ट हैंड साइड तो करूंगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ वो सुनिएगा। मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, मैं a z1 बार LHS में ऐड करता हूँ। तो अगर मैंने a z1 बार LHS में ऐड किया तो मुझे RHS में भी a z1 बार ऐड करना होगा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? सिमिलरली मैं b भी अपने LHS में ऐड कर रहा हूं, तो शलाई से मुझे b को RHS में भी ऐड करना होगा। नाउ इफ यू कुड ऑल नोटिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर वेरी क्लियरली, डू यू नॉट थिंक बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में एक नई चीज बनकर आ रही है? क्या आ रही है उस पर गौर करिएगा। ये लिखा है a बार, ध्यान से नोटिस करिएगा, z1 प्लस a z1 बार प्लस b इज इक्वल टू, बड़े गौर से देखिए आपके पास यहाँ जो लिखा हुआ है वो क्या क्या है, जरा उसे नोटिस करिएगा। देखो ये a z1 बार a z1 बार शलाई से हो जाता है 2 टाइम्स a z1 बार। आई होप ये बात तो आप नोटिस कर रहे हैं। इसके बाद मुझे एक छोटी सी चीज और दिख रही है, क्या? माइनस a z2 बार। लेट्स कीप दिस आल्सो विद अस। नाउ व्हाट एम आई लेफ्ट विथ? आई एम लेफ्ट विथ a बार z2 प्लस b। आई होप यू ऑल कैन नोटिस जो मेरे पास बच रहा है वो क्या बच रहा है, मेरे पास जो बच रहा है वो बच रहा है a बार z2 प्लस b। आई होप यहां तक तो कोई शिकायत या कंफ्यूजन नहीं है, होपफुली। हाँ, डू यू नॉट थिंक a बार z2 प्लस b को आप एक छोटी सी वैल्यू से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? a बार z2 प्लस b अगर आप यहां से कंक्लूड करें, देखो जरा ध्यान से, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? a बार z2 प्लस b वुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a z2 बार। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। सो a बार z2 प्लस b को मैं नेगेटिव ऑफ a z2, आई एम रियली सॉरी, आई होप मैं एक बार और देख लेता हूँ। जी हाँ, a टाइम्स z2 बार से रिप्लेस कर रहा हूँ, और यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव a टाइम्स z2 बार है, और यहाँ ऑलरेडी 2 टाइम्स a टाइम्स z1 बार भी है।
और ये जो LHS में चल रहा है वो तो है ही a बार Z1 प्लस a Z1 बार प्लस b। आई होप ये रिजल्ट आप सभी को क्लैरिटी के साथ समझ आ रहा है। नाउ व्हाट आई डू इज मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ। आई होप आई कैन डू दैट। तो जब मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ RHS में से तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 2 जैसे ही मैं कॉमन लेता हूँ तो हम लेफ्ट विद a Z1 बार, है ना, और माइनस साइन के साथ a Z2 बार, a Z2 बार भी 2 टाइम्स हो जाना है तो ये हो जाएगा a Z2 बार। और जो आपका LHS में है वो आपका ये एक्सप्रेशन है, जिससे शायद मैं इतनी बार दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी, सिंपली उसे इक्वल साइन लगाकर भी चला सकते थे। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अगर मैं दोनों तरफ मॉड लेता हूँ, अगर मैं दोनों तरफ मॉड लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? बड़े गौर से देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग सा कंक्लूजन मैं आपको देने जा रहा हूँ। अगर मैं दोनों तरफ मॉड लेता हूँ तो इधर मॉड लिया तो दिस इज a बार Z1 प्लस a Z1 बार प्लस b इज इक्वल टू, यहां से ये 2 और a कॉमन लेकर मैं इसे LHS में शिफ्ट कर ले रहा हूं तो इसे मैं अपॉन में 2a लिख सकता हूं। And then what am I left with? I am left with mod of Z1 minus Z2 का बार, या फिर बार आप लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब आप गौर से देखिए Z1 और Z2, जब Z1 और Z2 के डिफरेंस पर आपने मॉड लगाया है, सो डू यू नॉट थिंक दिस इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2? ये हमने डिस्कस किया था, विच मीन्स दिस इज नथिंग बट PM। PM यानी आपके पॉइंट P से आपकी स्ट्रेट लाइन की perpendicular distance. So I hope you are able to make a lot of sense out of this, whatever I've written so far, कि exactly मैं आपको क्या कहना, बोलना या बताना चाह रहा हूँ। With that, अगर इतनी बातें आपको समझ आई हैं, let us try and solve a question. एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि exactly आप इन कंसेप्ट को जो अभी तक हमने सीखे हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मेरी कोशिश आपसे हमेशा ये रहेगी, कोशिश यानी गुजारिश, कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को देखें तो पहले स्क्रीन पॉज करें और एक बार उसे खुद से अटेम्प्ट करें, खुद से ट्राई करें। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि आपके पास एक पॉइंट ए है, वो आपके पॉइंट आपका एक पास एक पॉइंट ए डैश है, वो आपके किसी पॉइंट ए का किसी एक लाइन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन है ना। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ठीक है, हम समझते हैं इस बात को। मैं कहता हूं चलो सिंपली मैं क्या क्या जानता हूं, मैं जानता हूं सर एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास, बिल्कुल है। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ZB बार प्लस Z बार B प्लस C। आई होप ये A और B के चेंज हो जाने से आप घबराए नहीं होंगे। नाउ वी आर टोल्ड दैट एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट है A डैश और एक पॉइंट है A। अब A और A डैश की खास बात यह है कि A और A डैश एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। सो लेट्स से यहाँ पर एक पॉइंट है P जिसका fx है A, है ना, और यहाँ पर एक पॉइंट है Q जिसका fx है A डैश, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि A और A डैश एक दूसरे के क्या है स्टूडेंट्स? मिरर। So A and A dash are mirror image of each other. I hope that can be said. अब एक छोटा सा काम करते हैं, मैं P को यहाँ पर एक रैंडम कोई पॉइंट चूज करता हूँ इस लाइन पर, उससे मिलाता हूँ, और Q को भी एक रैंडम कोई पॉइंट चूज करता हूँ, उससे मिलाता हूँ। आई होप दैट कैन बी डन। इससे कुछ फायदा होगा क्या? बिल्कुल होगा, अगर आप चीजें थोड़े से लॉन्गर रन में समझें पेशेंस के साथ ना। इतनी चीजें मुझे पता है, पर ये प्रूव करना है अंडर अ गिवन सर्कमस्टांस या अंडर अ गिवन कंडीशन। आप बस एक छोटी सी बात बता दें, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ स्टूडेंट, बड़ी ही सिंपल साधारण सुलझी हुई सी बात, कि यहां पर ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट होगा P और Q का, और मिड पॉइंट थ्योरम से मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या कह सकता हूँ? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पर्सपेक्टिव से दिस शुड बी A plus A dash by 2. डू यू नॉट ऑल think so? And this A plus A dash by 2, shall I say, lies on this straight line. That means it must satisfy this equation. तो अगर मैं इस पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में पास करूं, so this is A plus A dash by 2 times B bar plus A plus A dash by 2 का बार, आई होप आप समझ रहे हो, times B plus C is equal to 0. So this is what I have received so far. अच्छा, इसके अलावा एक और बात मैं जानता हूँ, अगर आप सोचें तो आप एक और पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं, एक और आइडिया, एक और थॉट बिल्ड कर सकते हैं। वो ये कि क्या मैं जानता हूँ कि PQ जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर मैं इस लाइन को थोड़ी देर के लिए AB कह दूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपके पास ये जो आया है PQ, shall I say, is this not perpendicular on AB? And if it is perpendicular on AB, हमने ये कंडीशन बार बार सीखी है that complex slope of PQ plus complex slope of AB, इनका सम अगेन कितना हो जाना है स्टूडेंट्स? 0. सो लेट्स वर्क ऑन दिस रिजल्ट, और फिर हम ये वाला डेटा और अपना नया वाला रिजल्ट क्लब करके चीजें निकालेंगे। बताएं
पी क्यू की स्लोप तो आई होप आपको दिख रही है, कैसे निकलेंगी स्टूडेंट्स, बड़ी ही कॉमन सेंस भरी बात है। आपके पास ए और ए डैश दिया हुआ है, आई होप यू ऑल कैन सी इट वेरी क्लियरली। तो पहले तो आप ए और ए डैश का डिफरेंस ले लीजिए। तो ए और ए डैश का जब आप डिफरेंस लेते हैं तो दिस इज ए माइनस ए डैश, और डिनोमिनेटर में आप ए और ए डैश के कॉन्जुगेट्स का डिफरेंस लेंगे। ये पी क्यू की कॉम्प्लेक्स स्लोप आ जा रही है। और ए बी की कॉम्प्लेक्स स्लोप को लेकर तो आई होप कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि पहले आप z बार का कोफिशिएंट ले लीजिए, दैट्स बी, फिर आप z का कोफिशिएंट ले लीजिए, दैट्स b बार, और फिर इसका आप नेगेटिव ले लीजिए, और इसका जो सम है दैट शुड बी 0। आई होप ये पार्ट आपको समझ आया ना। व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट इज, बड़ी सिंपल सी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा काम हम करते हैं कि पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। सिंप्लीफिकेशन आई होप आप समझ पा रहे हैं कैसे करना है। तो सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश कुछ दिख रही है, जैसे पहले आ जाना है b बार a, फिर आ जाना है माइनस b बार a डैश, फिर आ जाना है माइनस b a बार, then minus b a dash bar, this whole expression is equal to 0। मेरे पास दो इक्वेशंस है ना, एक रिजल्ट आपके पास ये था और एक रिजल्ट आपके पास ये। इन दोनों रिजल्ट से कुछ कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं क्या। एक छोटा सा काम करते हैं, मैं अगर हमें जो दोनों रिजल्ट्स आए हैं इनसे कुछ चीजें एलिमिनेट या वर्कआउट करने की कोशिश करूं ताकि मैं उस रिजल्ट तक पहुंच पाऊं जो मुझसे पूछा गया है। तो कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स इन दोनों रिजल्ट से कुछ अपने कंक्लूजन तक आने की। तो मेरी कोशिश है कि भाई क्या करें, एक काम कर सकते हैं क्या स्टूडेंट्स, देखिएगा गौर से, बड़ी इत्मीनान के साथ देखिएगा, बड़ी मजेदार सी बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर अगर इसे सिंप्लीफाई करूं तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या स्टूडेंट्स। मतलब मैं बेसिकली इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाइड इसका वर्जन रखना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखो बेसिकली मेरी कोशिश है ये 2 हटाने की। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ a प्लस ए डैश टाइम्स बी बार प्लस, है ना, a प्लस ए डैश के कॉन्जुगेट टाइम्स b प्लस ऑफ कोर्स 2c इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी चाहिए तो हम कॉलिंग इट इक्वेशन 1, हम कॉलिंग इट इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 में से मैं इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, या उल्टा इक्वेशन 1 में से भी आप इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, मतलब दैट इज टोटली अप टू यू, डजंट मैटर मच, है ना। सो ध्यान से देखिएगा, बड़े गौर से देखिएगा। देखो यहाँ b बार है, यहाँ भी b बार है ना। सो इफ आई एम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1, तो b बार a और b बार a कैंसिल हो जाएंगे अगर आपको दिख रहा है। सो मेरे पास जो बचेगा वो ये माइनस ऑफ a डैश b बार। बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर। देन अगली चीज, मेरे पास b बार a डैश का नेगेटिव है ना। यहां पर मेरे पास, आई एम रियली सॉरी, इवन b बार a डैश भी नहीं बचना है। मैं दोबारा लिख देता हूं, आपको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपने सब्ट्रैक्ट किया है। चलो मैं पूरी क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आपको जो मैं कह रहा हूं और जो मैं लिख रहा हूं उसमें बातें समझ आए, है ना। पहले मैं इक्वेशन 2 लिख देता हूं पूरी। सो दिस इज b a माइनस b बार a डैश माइनस b a बार माइनस b a बार डैश। अब जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो देखो क्या मिलेगा, मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, है ना। सो पहली टर्म होगी b बार a, अगली टर्म होगी b बार a डैश, अगली टर्म होगी b a बार, नेक्स्ट टर्म होगी b a बार डैश, और फाइनल टर्म होगी माइनस 2c इज इक्वल टू 0। देखिएगा गौर से, b बार a मुझे यहां दिख रहा है और मुझे यहां भी दिख रहा है ना। b बार a डैश दोनों जगह दिख रहा है, सो ये ऐड होगा फाइनली। b a बार भी दोनों जगह नेगेटिव साइन के साथ दिख रहा है, सो ये भी ऐड होगा। इवन माइनस b a बार डैश भी मुझे दोनों जगह दिख रहा है, तो होपफुली ये भी ऐड ही होगा। आई होप यू ऑल एग्री विद व्हाट आई हैव ट्राइड सेइंग टू यू ऑल। सो फाइनली जो मेरे पास एक्सप्रेशन बचता है वो क्या बचता है उस पर गौर करिएगा। नेगेटिव साइन कॉमन ले सकता हूँ फाइनली, तो जो बचेगा वो ये b बार a डैश b बार a डैश, सो दिस इज 2 टाइम्स, है ना। कितना 2 टाइम्स भी सब जगह आना है ऐसी मेरी फीलिंग है, तो 2 को भी नहीं लिखता हूँ क्योंकि कॉमन लेके वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट टर्म आनी है b बार a डैश, फिर b a बार और यहाँ भी b a बार, सो दिस इज प्लस b a बार। फिर आपके पास आ जाना है b a डैश बार और ये आ जाना है b a डैश बार, सो दिस इज b a डैश बार। और फिर है आपके पास माइनस 2c जो प्लस 2c होगा, 2 कॉमन आ जाएगा, सो प्लस c इज इक्वल टू 0। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट वेरी क्लियरली। अब हमसे जो मांगा गया था वो था a डैश b बार प्लस a बार b प्लस c, है ना। सो a डैश b बार मुझे दिख रहा है ना, फिर मुझे a बार b दिखना चाहिए, सो a बार b मुझे दिख रहा है, एंड देन मुझे दिख रहा है प्लस c। सो एक टर्म
मैं कहीं से एक्स्ट्रा ला रहा हूँ जिसमें मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, तो एक बार इसे क्विकली क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कहीं मैंने कोई गलती नहीं की है स्टूडेंट्स। सो बी बार ए हमें मिला, हमें बी बार ए डैश मिला, हमें ए बार बी मिला, और ऑफ कोर्स ये होगा पॉजिटिव साइन के साथ, है ना। सो बी ए डैश बार जो होगा वो यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ होगा, विच मीन्स ये वाली टर्म एटलीस्ट एलिमिनेट हो जाएगी। बस एक छोटा सा एरर मैंने किया कि मैंने उसे वहां इस तरीके से लिख दिया। सो दिस इज प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये आपका प्रूव हो जा रहा है। बस एक नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव होगा, मैंने उसे पता नहीं क्यों नेगेटिव लिखा, दैट वाज माय एरर। तो आई होप इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। इसका एक और मेथड हो सकता है स्टूडेंट्स, आप चाहते तो इतनी मेहनत किए बिना भी आप सोच सकते थे। सर वो कैसे? आप याद करिए कि आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंसेप्ट पढ़ा है। इवन अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के कंसेप्ट को यूज करते हैं तो वहां से भी बात मिल जाती है। मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो, आपके पास एक लाइन थी ए बी, है ना। लाइन ए बी पर पी क्यू जो पॉइंट है वो बेसिकली परपेंडिकुलर थे। अब पी क्यू थे क्या, याद करिए। अरे भाई, पी आपका ए था मान लो, और क्यू क्या था आपका ए डैश, याद करिए। और लाइन ए बी की इक्वेशन मुझे क्या दी गई थी? लाइन ए बी की इक्वेशन जितनी मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, दी गई थी मुझे ए बार जेड, आई एम रियली सॉरी इट वाजंट ए बार जेड, इट वाज गिवन टू मी एज, लाइन की जो इक्वेशन दी गई थी दैट वाज जेड बी बार प्लस z bar b plus c is equal to 0. So this was the equation of the line. I hope इतना डेटा मुझे दिया गया। आप एक बात बताओ, सारी बातें भूल जाओ। Can you help me in writing the equation of perpendicular bisector of PQ? आपको याद होगा, अगर मैं ये a और a बार इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं क्या जानता हूँ? मैं एक ऐसे पॉइंट का लोकस लिख रहा हूँ जो इन दोनों से P और Q से इक्विडिस्टेंट है। मतलब z माइनस a will be equal to z minus a dash, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इफ आई विश टू सिंप्लीफाई इट, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ z माइनस a टाइम्स z माइनस a का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z माइनस a डैश टाइम्स z माइनस a डैश का कॉन्जुगेट। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं जो मैंने यहाँ लिखा, कहा या समझाने की कोशिश की है। अब आप इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो क्या मिलेगा उस पर बात करते हैं। देखो, ये क्या बन जाना है? ये बन जाएगा जेड जेड बार, फिर आपका आ जाना है माइनस जेड ए बार, है ना। फिर आ जाना है माइनस ए जेड बार, फिर आ जाना है आपका प्लस ए बार इज इक्वल टू, फिर से आपको मिलना है जेड जेड बार, फिर आपको मिलना है माइनस ए डैश जेड बार, फिर आपको मिलना है माइनस जेड ए डैश बार, और फिर आपको मिलना है प्लस ए डैश बार। व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे जरा उस बारे में बात कर लेते हैं। हैव अ लुक एट दिस क्लोजली। जेड बार आर कैंसल्ड। नाउ रेस्ट ऑफ द थिंग्स इफ क्लब्ड प्रॉपर्ली, क्या रिजल्ट वो देती हैं वो सुनना। ये है बेसिकली जेड ए बार, है ना। इससे मैं बेसिकली इसके साथ क्लब कर रहा हूँ, है ना। तो सुनिएगा गौर से, इससे मैं इधर लाया, है ना। ये वाली टर्म को अगर मैं LHS में लाता हूं तो ये हो जाना है ए बार माइनस ए डैश बार, और रादर उल्टा में लिख देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ए डैश बार माइनस ए बार टाइम्स जेड। तो ये दोनों टर्म्स हो चुकी हैं कंसिडर। नाउ अब दूसरी दो टर्म्स लाता हूं। अगर मैं इसे लाया तो ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? ये हो जाना है ए डैश माइनस ए टाइम्स जेड बार। फिर जो बची हुई टर्म्स हैं वो क्या क्या आ जानी है? वो आ जानी है ए बार माइनस ए डैश बार। आप चाहें तो इनके मॉड्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो। अब ये हमारे अकॉर्डिंग पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, पर पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ए बी है ना। और ए बी क्या है? ए बी अगर आप याद करें, सो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द सेम लाइन विच इज क्या? लाइन ए बी। लाइन ए बी की इक्वेशन कितनी है स्टूडेंट? सर लाइन ए बी की जो इक्वेशन हमें दी गई है दैट इज जेड बी बार प्लस जेड बार बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो डू यू नॉट थिंक इन दैट केस, अगर ये दोनों, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, इफ बोथ ऑफ देम आर रिप्रेजेंटिंग द सेम स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर इनके कोफिशिएंट्स मतलब दे आर आइडेंटिकल, तो इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो सम होगा। यानी अगर मैं पहली इक्वेशन में z का कोफिशिएंट आपसे मांगू, सो दैट इज ए डैश बार माइनस ए बार, यहाँ पर z का कोफिशिएंट इज b बार, ये इक्वल होगा z डैश का कोफिशिएंट विच इज a बार मतलब a डैश माइनस a अपॉन यहाँ पर z बार का कोफिशिएंट है b। कांस्टेंट टर्म यहाँ है a डैश माइनस a डैश बार मतलब a बार माइनस a डैश बार
अपॉन में कितना है स्टूडेंट सी। जब आप यहां से रिलेशन निकालेंगे तो यहां से भी आप कई सारे कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं सिंपल से स्ट्रक्चर से। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बातें मैं करने जा रहा हूँ, इस बात को इत्मीनान के साथ समझिएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। देखिएगा गौर से कैसे, क्या मैं लिख सकता हूँ, लेट्स ये तीनों रेशो को मैं इक्वल एज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से लैम्डा के। तो आप दो तीन बातें बताओ, आपको क्या लगता है ए बार डैश माइनस ए बार शैल से बी बार लैम्डा के इक्वल होगा, ए डैश माइनस ए बी लैम्डा के इक्वल होगा, एंड ए बार माइनस ए डैश बार सी लैम्डा के इक्वल होगा। कैन आई कंक्लूड दिस पार्ट एट लीस्ट? नाउ एक छोटा सा काम मैं करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, बड़े गौर से देखिएगा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? सिंपल सा मेरा सवाल है, इत्मीनान के साथ सोच समझ के हाँ या ना कहिएगा। मैं कहूं आपसे ए डैश बी बार प्लस ए बार बी, ये जो मैं कह रहा हूं वो क्या है वो गौर से देखिएगा। मैं यहाँ पर तीन चीजें लिख रहा हूं जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करने को दिया गया था, वहां से समझते हैं। देखो तीन चीजें कौन सी हैं वो देखो। मुझे ए डैश बी बार प्लस ए बार बी दिया गया है ना, तो मैं इन दो चीजों पे बात करता हूँ, प्लस सी मैं लिख रहा हूँ है ना। तो दो चीजें मुझे प्रूव करने को कहा गया, ए डैश बी बार प्लस ए बार बी प्लस सी, ये निकालना है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। बताओ यहां से आपको क्या लग रहा है, जो ए डैश बी बार आएगा वो कितना आएगा? जरा कॉमन सेंस से सोच के देखें। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर एक काम करते हैं, ए डैश को ए डैश ही रहने देते हैं, आप बी बार की वैल्यू को क्या लिखेंगे? सो डू यू नॉट थिंक आप बी बार की वैल्यू को यहां से लिख सकते हैं? देखो दिस अपॉन लैम्डा, आई होप इट कैन बी डन। सो मैं यहां लिखता हूं ए डैश बार माइनस ए बार अपॉन लैम्डा। आई होप यू ऑल हैव नोटिस्ड इट। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं बी की वैल्यू, तो ए बार को तो हम कीपिंग इंटैक्ट, बी की वैल्यू यहां से कितनी आएगी स्टूडेंट्स? ये आ जाएगी ए डैश माइनस ए अपॉन लैम्डा। सो दिस बी कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए डैश माइनस ए अपॉन लैम्डा। एंड देन क्या स्टूडेंट्स, अब आपके पास यहां बच रहा है प्लस क्या, प्लस सी, है ना। ये वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो देखिए क्या आ रही है, बड़े गौर से देखिएगा, काफी क्रूशियल सा रिजल्ट है जो आपको हर एक बात समझने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर हम करना, कहना या बोलना चाह रहे हैं, गौर से देखिएगा। क्या मैं इसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखें, ए बार मतलब ए डैश बार, तो मैं इसे लिखता हूं ए डैश बार, है ना। फिर मैं लिख रहा हूं ए डैश ए बार, लैम्डा एलसीएम ले लिया है मैंने, फिर यहाँ लिखा है ए डैश ए बार और यहाँ लिखा है माइनस ए बार प्लस लैम्डा सी होल upon lambda. I hope this part is very well understood by all of you. Now, when you proceed it further, shall I say, ये बेसिकली जो पहली टर्म लिखी है ये लिखा है ए डैश का स्क्वायर, मतलब ए डैश के मॉड का स्क्वायर। डू यू ऑल एग्री विद दिस? ये ए डैश ए बार और ये ए डैश ए बार कैंसिल हो जाने हैं, और यहाँ ये जो टर्म लिखी हुई है ये लिखी हुई है बेसिकली ए के मॉड का स्क्वायर प्लस लैम्डा सी अपॉन लैम्डा। क्या यहाँ तक आई होप आप क्लैरिटी से सोच पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, बोलना चाह रहा हूँ? अब आप इस लर्निंग को देखिएगा जो यहाँ से हमने निकाली थी, ये जो लिखा है शैलाई से ये वही लिखा हुआ है जो अभी हमने वर्कआउट किया है। ये आपका लिखा हुआ है बेसिकली ए का स्क्वायर और ये आपका लिखा हुआ है ए डैश का स्क्वायर, और ए का स्क्वायर और ए डैश के स्क्वायर का बेसिकली जो वैल्यू है दैट इज सी लैम्डा, बट यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे ए डैश पहले लिखा हुआ है। तो शैलाई से ये बेसिकली आ जाना है माइनस सी लैम्डा प्लस सी लैम्डा अपॉन कितना स्टूडेंट्स लैम्डा, विच टर्न्स आउट टू बी कितना, जीरो। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर सपोज टू प्रूव कि ये जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, जीरो, विच वी हैव इवेंचुअली प्रूव्ड। ऑल्दो दोनों मेथड्स आई होप आप क्लैरिटी के साथ समझ आई हैं कि हमने कैसे इसे वर्कआउट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में सर्कल्स के थ्रू और क्लैरिटी लेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कोऑर्डिनेट को कैसे और एक नया पर्सपेक्टिव देता है देखने का।